हाँ ममिता, क्या कर रही हो आप? हाँ बेटा। क्या क्या हो गई? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अमित खोखर, आरपीवीबी आईपी एक्सटेंशन में लेक्चरर इकोनॉमिक्स। सर एस्पिरेशन पे ना अभी यूट्यूब खुला नहीं है। मैम यूट्यूब इज नो फंक्शनिंग। It is, but children are not able to access. Hello. They are sending the Hello. messages on YouTube. Hello, hi. Kiran Bittu, good afternoon, sir. Sameer Khan, good afternoon, sir. They are Sir, sending these good are all afternoon. through the links, I think. क्योंकि aspiration पे my child has अभी he sent something. They are not able to. अमित सर, मैं ऑडिबल हूँ? Yes, अजय सर, you are audible. आपकी वॉल्यूम थोड़ी कम है, Screen आप share करूँ मैं? माइक्रोफोन एडजस्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल करो सर। स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके। अमित सर, मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, यू आर ऑडिबल, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आप प्लीज माइक्रोफोन को थोड़ा अपने फेस के क्लोज लाइए। स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके सर। आप स्क्रीन शेयर कीजिए। हेलो। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सभी को नमस्कार बेटा। हाँ अजय सर, नाउ योर वॉइस इज क्लियर एंड क्लियरली ऑडिबल। ठीक है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। तो बेटा, जैसे आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस शुरू हुई थी वो हुई थी 11 अप्रैल को, और हमारी जो फर्स्ट क्लास थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। उसमें हमने आपसे शेयर किया था सिलेबस, पेपर डिजाइन, और साथ ही शुरू की थी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। लेकिन उस टाइम पर बच्चे काफी कम थे, तो हमने सोचा कि एक बार इसका रिवीजन क्यों ना कराया जाए। तो आज हम फिर दोबारा से इस यूनिट को लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, आज हम इसका रिवीजन करेंगे। जो बच्चे पहले हैं उनके लिए इसका रिवीजन है, और जो बच्चे नए ऐड हुए हैं तो वो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। बेटा, अभी भी काफी बच्चों को हमारे प्रॉब्लम है कि उनको लिंक नहीं मिल पाता। तो उसके लिए जो आपकी स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस है उस पर आप ईमेल करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए गाइडलाइंस है कि अगर आपकी स्क्रीन पर सही से आपको नहीं दिख रहा, उसको फुल स्क्रीन कीजिए, एनलार्ज कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है वो कहां भेजेंगे आप? अपने एस्पिरेशन अकाउंट्स में। अपने डाउट, आपको जो भी असाइनमेंट्स मिलेंगे कहां मिलेंगे? आपके एस्पिरेशन अकाउंट्स में। क्लास का शेड्यूल और जो भी हमारे प्रीवियस लेसन है, जो क्लासेस है, सेशन है, वो सारे कहां मिलेंगे आपको?
अपने अकाउंट के अंदर। तो बेटा शुरू करते हैं हम कि एक बच्चे ने, जिसका नाम साहबुद्दीन है, क्या पूछा है? उसका क्वेश्चन है कि सर हाउ टू गेट 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स पेपर। अभी तक जितने बच्चे भी क्लासेस देखते हैं, किसी ने भी आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये फर्स्ट स्टूडेंट है। तो इसके लिए क्लैपिंग, क्योंकि इसने सोचा, क्या सोचा? 100 मार्क्स के लिए। अदरवाइज तो जब मैं क्लास में भी पूछता हूं बच्चों से कि बेटा कितने बच्चे हैं जो 100 मार्क्स लेके आएंगे, तो मुश्किल से एक बच्चा, बल्कि एक बच्चा भी हाथ खड़ा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सोचते ही नहीं है। लेकिन जरूरी क्या होता है? थिंक बिग, बड़ा सोचो तभी मिलेगा। एक सेइंग है, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, कि हमारा जो एम है वो क्या होना चाहिए? हाई। और हाई को अचीव करने के लिए हम काम करते हैं। तो इस बच्चे के लिए इसीलिए क्लैपिंग कि इसने अपना एम बहुत हाई रखा है। और मैं बोलूंगा कि सभी बच्चे अपना एम ऐसा ही रखें, हर बच्चा ऐसा ही रखे अपना एम कि उसको 100 मार्क्स ही लेकर आने हैं। तो उसका बेटा आंसर क्या होगा? कि हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट को ध्यान से समझें। पढ़े ना, समझे, पढ़ने के बाद समझना होता है मेन जरूरी। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की मेनली, कि बेटा हम बड़े इम्पेशेंट होते हैं। जैसे आपने चैट में भी देखा होगा कि बच्चे लगातार पूछते रहते हैं। तो उसका पहला क्या होता है तरीका, कि आप ध्यान से सुने, लिसन केयरफुली। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आपके दिमाग में वो जाएगा नहीं, जब तक जाएगा नहीं तो आप समझेंगे नहीं। इसलिए अच्छा है कि बेटा पहले आप हर चीज को पढ़ें, समझें। उसके बाद क्या है कि हम उसको लिखकर देखें। आज की जो डिजिटल एज है उसमें सबसे बड़ी जो वीकनेस है हमारी, जो मैं देखता हूं, वो क्या है कि हम लिखते नहीं हैं। हमने लिखना छोड़ दिया है। लेकिन नंबर कैसे मिलेंगे, मार्क्स कैसे मिलेंगे हमें? जब हम लिखेंगे। क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए हमें उसकी पहचान होती है। तो हमने क्या किया? फ्री शो ले लिया। फ्री शो लेने में कोई बुराई नहीं है, टाइम हमें लीजिए, जरूर लीजिए। लेकिन बुराई किसमें है कि अगर हम केवल उस पर ही रिलाई करें, उस पर ही विश्वास करें। क्योंकि होता क्या है, कुछ टाइम के बाद हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि हम डिले करते हैं अपनी चीजों को। तो वो समझे और सिर्फ उसको बेटा लिख कर, क्योंकि जो हम लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में धीरे-धीरे छपने लगता है। मेरा ये कहना है कि आप कोई भी चीज है, कोई भी concept है, उसको 3 बार पढ़ें। क्या पढ़ें बेटा? 3 बार पढ़ें, फिर आंखें बंद करें और सोचें उसके बारे में, और उसको लिख कर देखें। तो कोई नहीं है कि आपके मार्क्स ना आए, आपके नंबर ना आए, नंबर तो आएंगे। आपका जैसे जो वॉइस विजन ब्रेक है। हो रहा है, फ्रीक्वेंटली वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, तो बेटा आप लिख कर देखें, और लिख कर देखने से आपको वो याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि हम ईच एंड एवरी को रेगुलरली रिवाइज करें, क्योंकि बात रिवाइज के बाद क्या है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसे प्रीवियस ईयर के सीबीएसई एक क्वेश्चन हैं, असाइनमेंट्स भी आपको दिया जा रहा है, तो आप उन क्वेश्चन को भी थोड़ी करें।
फिर क्या है कि हम मैनेजमेंट फॉलो करें, अपने टाइम को डिवाइड करें वाइजली, और कम से कम डेली कम से कम। अमित सर, आवाज आ रही क्या? हाँ सर, लेकिन ब्रेक हो रही है बीच बीच में, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आप चाहे 2 मिनट का टाइम ले लें, लेकिन किसी ऐसे प्लेस पे शिफ्ट हो जाएं जहाँ बेटर नेटवर्क हो। और अमित सर, यू नेटवर्क कैन तो शेयर द पीपीटी, अजय सर विल एक्सप्लेन। हाँ, ये भी किया जा सकता है अगर आप चाहेंगे तो। वॉइस क्लियर हाँ नहीं है जी, तो शेयरिंग पीपीटी विल नॉट हेल्प, वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी आ रही है आवाज? अभी? हाँ अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है। हाँ, तो बेटा टाइम मैनेजमेंट, कम से कम डेली 4 घंटे पढ़े। और लास्ट क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम इतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्या कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आता है। जैसे आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कि एक बार जो पांडव थे, आजकल आप देख रहे होंगे महाभारत आ रहा है, तो जो अर्जुन था वो खाना खा रहा था, लेकिन उसकी लाइट चली गई। लाइट मींस जो भी रोशनी थी वहां पर वो बुझ गई, तो फिर भी उसका हाथ उसके मुंह में गया। तो उसे बड़ा अजीब लगा कि यार ये ऐसे कैसे। तो उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, अंधेरे में भी मेरा हाथ मेरे मुंह में गया तो कैसे? तो गुरुजी ने बोला कि डेली हम खाना खाते हैं बेटा, प्रैक्टिस हो जाती है हमें कुछ टाइम बाद, उसके बाद अगर हम आंखें बंद करें तब भी ऐसा ही होगा। तो इससे क्या चलता है पता है हमें, कि प्रैक्टिस से हम किसी भी चीज में परफेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे देश के एक बड़े ही फेमस जो राष्ट्रपति हुए हैं सबके प्यारे, उन्होंने क्या बोला है? ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी while sleeping, it is something that does not let you sleep। सर, किसी का जो ऑडियो ऑन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बोला है? सपने वो हैं जो सोच भी ना देखे, इसलिए हमें एक ही तरफ देखना है, कैसे बच्चे देखा, स्वप्न लेगा। इस बात अभी भी कहता हूँ कि काफी लोग इस नंबर से को देखते हैं। तो आज हम फिर देखते हैं। जैसे बैंक में क्या होता है, KYS, नो सिलेबस, ये आपका राइट है, सिलेबस के बारे में पता होना। तो बेटा ये हमारा सिलेबस है, फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर आप देखें, हमने बजट एंड इकोनॉमी। अजय सर, वॉइस इज नॉट क्लियर। अमित सर, आर यू देयर? अभी भी नहीं आ हेलो, रही क्या आवाज? अमित सर, you share the PPT, sir will explain. अजय सर, हाँ जी, डू यू वांट दैट? हाँ हाँ। शुड आई शेयर द पीपीटी? उससे अगर फर्क पड़ेगा तो ठीक है, आप कीजिए। हाँ सर सर, उससे उससे क्लियर हो वॉइस जाएगी। क्लियर हो जाएगी। यस मैम। ट्राई कर लेते हैं, बैंडविड्थ का इशू अगर है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर, एक क्लास में पहले ऐसा कर चुके हैं, मेरी वाली क्लास में याद हो तो। हाँ ठीक है। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ सर, ज्यादा ब्रेक हो रही है। बहुत ब्रेक हो रही है, बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, बताइए। ठीक है, कीजिए, आप शेयर कीजिए। ओके।
अब आ रही है आवाज? राइट, प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा, तो बेटा फर्स्ट हमने मैक्रो इकोनॉमी शुरू की, तो उसमें हमने नेशनल इनकम ना शुरू करते हुए क्या शुरू किया? गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सिंपल यूनिट है और इसका कोई कोरिलेशन नहीं है पहली यूनिट से। जो नेशनल इनकम है वो बहुत बड़ी यूनिट है और हमारे बच्चे लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए हमने शुरू किससे किया? जो हमारी सिंपल यूनिट है। बजट कितने मार्क्स की? 6 मार्क्स की। उसके बाद हमने किया मनी एंड बैंकिंग, वो भी कितने मार्क्स की है? 6 नंबर की, वो भी हम कर चुके हैं। और लास्ट में आपने देखा था लास्ट क्लास किसकी थी हमारी? उससे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो हम अब तक 3 यूनिट खत्म कर चुके हैं। दैट मीन 6 मार्क्स, तो 18 मार्क्स, 18 मार्क्स का हम सिलेबस अपना पूरा कर चुके हैं। कितने में से? 40 में से। तो बेटा हमें लगा कि क्यों ना हम रिवाइज भी कराएं, रिवीजन भी करें अपने जो ईच एंड एवरी यूनिट है। इसलिए आज हम बजट एंड इकोनॉमी जो हमारी यूनिट है, इसमें सिंगल चैप्टर है, इसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं कि हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वो भी थियोरेटिकल है, सिंपल है। तो पहले हम चाहते हैं कि आप जो सिंपल यूनिट है वो अच्छे से कर लें, जिससे कि आपका मेजर सेक्शन है जो सिलेबस का वो पूरा हो जाए। ठीक है सर, प्रोसीड। तो गवर्नमेंट बजट, जैसा कि आप जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट in respect of financial year is known as government budget। estimated क्यों होता है बेटा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कमिंग ईयर्स की। जो इस बार बजट आया है वो किसके लिए आया है? 2022-2021। इसलिए हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड, क्योंकि हमें उसका एग्जैक्ट पता नहीं है, अनुमानित। हम क्या लगाते हैं? अनुमान। तो दो टर्म देखिए हमने, एस्टिमेटेड अनुमानित, और रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर मतलब इनकम, जो प्राप्ति है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा और कितना गवर्नमेंट खर्च करेगी। गवर्नमेंट के पास जो प्राप्तियां हैं, अनुमानित प्राप्तियां, कहां से पैसा आएगा और कहां पर वो खर्च करेगी। ठीक है, एक साल के लिए क्या बोला इसको हमने? फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो बजट आया है, ये कौन से ईयर के लिए आया है? 2022-21। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग क्या है, तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। That means 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021 के लिए बजट आया। एक क्वेश्चन बताओ बेटा कि इस बार का बजट कब आया, किस मंथ में आया, किस डेट को आया? जरा इसका आंसर देंगे आप? जो इस साल का बजट है वो किस मंथ में और किस डेट को आया? बताइए जरा, किस डेट को?
फरवरी ठीक है, लेकिन डेट क्या थी? 1 फरवरी। पहले कब आता था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को। 2018 से कब आने लगा है? 1 फरवरी को। काफी बच्चे लिख रहे हैं 1 फेब, कुछ बच्चे 1 अप्रैल। नहीं बेटा, 1 अप्रैल से तो हमारा न्यू ईयर शुरू होता है, तो बजट उससे पहले ऐसा क्यों होता है, क्यों आता है? अमित सर प्रोसीड। इसमें हम जो ये यूनिट है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट्स में इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या है। सेकंड पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, जो हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं और पूंजीगत प्राप्तियां हैं, उसमें विभेद। और सेकंड क्या है? राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में अंतर, क्या क्या मतलब क्लासिफिकेशन है। और थर्ड पार्ट है हमारा गवर्नमेंट डेफिसिट, जो सरकार का घाटा होता है। अब जैसा बेटा आपको बताया था फर्स्ट जो क्लास थी कि बजट, एक्चुअल में बजट जो वर्ड आया कहां से आया? बुजेट। बुजेट एक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है? लेदर बैग। क्योंकि उस टाइम पर जो ब्रिटिश चांसलर थे, जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो जो अपने पेपर लेकर आते थे वो उस लेदर बैग में लेकर आते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बजट। ठीक है, कि ये वर्ड कहां से आया है और कब से यूज कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम इन 1873। तो व्हाट इज ए यूनियन बजट? यूनियन सरकार, यूनियन होती है ना, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, उसके अगर हम देखें तो अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बाउंड टू ले डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्चुअल में हम बजट को क्या बोलते हैं? जो हमारा संविधान है उसमें क्या बोलते हैं इसको? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो वित्त वर्ष है, वार्षिक जो एक स्टेटमेंट है वित्तीय, उसको बोलते हैं बजट। वर्ड जो है बजट, वो बुजेट से आया है। हमारे जो संविधान है उसमें क्या लिखा होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। ठीक है, और किसका बजट? केंद्र सरकार का बजट, पूरे भारत का, भारत सरकार, केंद्र सरकार। द यूनियन बजट होल्ड द सेम कैरेक्टर एज द बजट्स ऑफ अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हर स्टेट, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का बजट भी आता है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का, और यूटी का भी। जैसे दिल्ली हमारी यूटी है इसका, लेकिन जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है वो, उसमें डिफरेंस होता है खाली, बस। नेक्स्ट, अब हमारा जो बजट है इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फाइनेंस बिल और दूसरा एप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स लेकर आती है, अगर टैक्स में कुछ चेंज किया है गवर्नमेंट ने, करों में कुछ परिवर्तन किया है, जैसे इस बार आयकर में परिवर्तन किया है, सरकार के पास जो रेवेन्यू है, प्राप्तियां किससे आती हैं? कर या अन्य से। तो उसका प्रोविजन किस में होता है? फाइनेंशियल बिल में। और सरकार जो खर्च करती है, जो ड्रॉ आउट फ्रॉम मनी, वो किससे करती है? एप्रोप्रिएशन बिल से। एंड दीज बिल्स हैव टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इंप्लीमेंटेशन। और इनको क्या होता है कि सरकार को पार्लियामेंट से पहले पास कराना होता है। अगर ये सरकार पार्लियामेंट से पहले पास नहीं कर पाएगी
तो वो न्यू फाइनेंशियल ईयर में कब शुरू हो रहा है? अप्रैल में। एक भी पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि सरकार ने जो बजट है वो लास्ट वर्किंग डे से क्या शुरू कर दिया? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, जिससे कि सरकार को टाइम मिल जाए बजट बिल को पास कराने का। तो आया समझ बेटा ऐसा क्यों किया? इसका लॉजिक है कि हमने 1 फरवरी को बजट अब क्यों शुरू कर दिया है, जिससे कि सरकार को टाइम मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, कि बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार बजट बनाती क्यों है, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है। जैसे हम घर पे बजट बनाते हैं या हम अपनी कोई पार्टी करनी है उसके लिए बजट बनाते हैं कि भाई कितना पैसा आएगा और कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, हम कहाँ पर खर्च करेंगे, क्या हमारी प्रायोरिटी है, क्या वरीयता है, किसको ज्यादा पैसा देना है, किसको कम देना है, क्या है। नेक्स्ट, तो ये देखते हैं मेन उद्देश्य क्या है। जैसे हम देख रहे हैं, चेंज कीजिए सर। तो पहला उद्देश्य क्या है बजट का? पहला उद्देश्य है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन, कि संसाधनों को कहां कहां आवंटित करे जो बहुत जरूरी हैं। जैसे अगर हम देखें कि आज के टाइम में अब जब ये कोविड जो महामारी फैली है तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ने जो अपनी प्रायोरिटी है बदल दी है। अब सरकार ज्यादा फंड किसको दे रही है? जो इस बीमारी से लड़ने में हेल्प कर रहे हैं उसको, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन होती हैं जो सरकार ही करती है। जैसे इस बीमारी में क्या चाहिए हमें? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो मास्क है, उसके लिए वेंटिलेटर है, तो सरकार ने इनका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और ज्यादा फंड कहां पे एलोकेट कर रही है? इसके लिए। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य क्या होता है सरकार का, कि रिसोर्सेज को कहां एलोकेट करे। क्योंकि सरकार का एम क्या होता है? सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, सामाजिक और आर्थिक कल्याण, सरकार कल्याण के लिए होती है। दूसरा उद्देश्य क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। पुनः मतलब दोबारा। भाई आय और संपत्ति तो हर इंसान के पास अपनी है, लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि बजट के माध्यम से वो सब लोगों में इनइक्वालिटी को कम करना चाहती है। तो वो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को इस तरह से करती है कि जो रिच लोग हैं, जो धनी वर्ग है, उन पर टैक्स का भार ज्यादा डालती है, और जो धनी वर्ग नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनको वो ज्यादा पैसे देकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो इनकम टैक्स है उसकी स्लैब कैसी है? लेस इनकम लेस टैक्स, मोर इनकम मोर टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही जो टैक्स रेट है वो बढ़ता जाता है। और जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए सरकार जैसे जन धन योजना है कि गरीब लोगों को इतने पैसे देगी। अभी आपने देखा होगा कि जब से ये कोविड-19 जो बीमारी है ये चली है तो सरकार ने क्या किया है कि गरीब लोगों के खातों में पैसे जाएंगे, क्योंकि उनका रोजगार छिन गया है। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए सरकार क्या दे रही है? उनके अकाउंट में पैसे। तो ये तरीका होता है सरकार का कि वो कैसे उसमें अंतर कम करे अमीर और गरीब में। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी,
आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का मतलब होता है कि हमारे इसमें बिजनेस फ्लक्चुएशंस होती हैं, मंदी कभी मंदी होती है, कभी महंगाई होती है। जैसे अब जो कोविड-19 के दौरान हम देख रहे हैं, अगर आप बेटा अखबार पढ़ें, थोड़ा अखबार पढ़ा कीजिए आप डेली, कि अप्रैल मंथ में एक भी कार की बिक्री नहीं हुई। अब आप सोचिए कि जितनी भी कार कंपनी है, अगर एक भी कार की बिक्री नहीं होगी तो क्या होगा? उनका स्टॉक बढ़ जाएगा। जब स्टॉक बढ़ जाएगा तो क्या वो फर्दर प्रोडक्शन करेंगे? नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे। उत्पादन किससे होता है? रोजगार से। तो रोजगार भी नहीं रहेगा। जब रोजगार नहीं रहेगा तो उनकी आय भी कम हो जाएगी, और जो मजदूर जो काम कर रहे हैं, जो श्रमिक हैं, अगर उनकी आय नहीं है तो वो वस्तुओं की मांग भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से देश में क्या आ जाती है? मंदी। बेटा चैप्टर का नाम है बजट एंड इकोनॉमी, यूनिट है हमारी ये, बजट एंड इकोनॉमी। ठीक है। तो सरकार ऐसे में क्या करती है? सरकार पैकेज देती है कि भाई हम जो इंडस्ट्री है उस पर टैक्स कम लगाएंगे, जिससे कि वो क्या करे? उत्पादन शुरू करे। और जैसे आपने पढ़ा होगा कि इस बीमारी की वजह से जो काफी कंपनी है वो चीन से छोड़कर अपना बेस इंडिया में शिफ्ट होने के लिए विलिंग भी हैं। तो इंडिया क्या शुरू करने जा रहा है दोबारा से? मेक इन इंडिया को अच्छी तरह से, कि उनको टैक्स रिबेट दे, जिससे कि हमारे यहाँ पर उत्पादन शुरू होगा। उत्पादन शुरू होगा तो क्या बढ़ेगा? रोजगार। रोजगार बढ़ेगा तो पैसे, पैसे से डिमांड, और इस तरह से जो हमारी मंदी है वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह सरकार प्रयास करती है अपनी बजटरी पॉलिसी से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध, मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेज। पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होती है? जो सरकार की होती है। तो सरकार का एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। सरकार प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सरकार काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसका? इंडियन रेलवे। अगर रेलवे भारत सरकार की ना होती, किसी प्राइवेट की होती, तो क्या उसका किराया इतना कम होता? क्योंकि अगर हम तमिलनाडु जाना चाहते हैं, तमिलनाडु या केरल जाने के लिए सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता जो साधन है वो क्या है? रेलवे। ठीक है ना? और ये क्यों है बेटा? ये इसलिए क्योंकि ये सरकारी उद्यम है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस, और जैसे ये बीमारी फैली है इसमें, तो इसमें मैक्सिमम काम कहां पर हो रहा है? सरकारी दफ्तरों में। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में, कि भाई फ्री में सबका इलाज होगा। जो भी गरीब लोग हैं, जो भी इंसान है जो बीमार है, उसका फ्री इलाज होगा। तो वो कब पॉसिबल है? अगर सरकार का होगा वो। ठीक है। तो इसलिए सरकार क्या करती है? सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध भी करती है। हाँ बिल्कुल सही। बच्चे बोल रहे हैं वाटर लाइन, पावर जनरेशन, ये भी सही है बिल्कुल। अमित सर रुकिए एक मिनट। कि ऐसे ही अगर बिजली कंपनियां प्राइवेट हो जाएं तो वो हमसे और ज्यादा बिल लेंगी। अभी सरकारी जो कंपनियां हैं वो ही इस क्षेत्र में है, तो जो बिजली का रेट है वो कम है। ऐसे ही वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, पानी के वितरण का है। बेटा टैक्स रिबेट का मतलब है करों में कमी। जैसे सरकार ने जो अपना कॉर्पोरेट टैक्स है, जो सरकार किससे लेती है? कंपनी से, निगमों से। तो वो सरकार ने बोला है कि हम कम करेंगे। वो कम कर भी दिया है। किस लिए?
जिससे कि यहाँ पर ज्यादा कंपनी आए और वो इन्वेस्ट करे। ठीक है, वो ज्यादा इन्वेस्ट, क्योंकि उसको क्या देना होता है हमें, इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब कि जब हम उसको लाभ के लिए उसको प्रेरित करेंगे, आकर्षित करेंगे अपने देश में, तभी तो वो कंपनी आएगी ना। और वो किस लिए होती है कि उसको कम रेट पर बिजली दे, उससे कम टैक्स ले। क्योंकि अगर बेटा नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि जो नेचर ने दी है। कुछ बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है अबू फजल का ये कि भाई नेचुरल मोनोपोली क्या है। नेचुरल का मतलब क्या है, नेचुरल वर्ड किससे आया, नेचर से। मोनोपोली का मतलब क्या है, एक अधिकार, एक का अधिकार, नेचर ने उसको अधिकार दिया है। जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर पेट्रोलियम हो रहा है, तो उसमें किसने दिया पेट्रोलियम, नेचर ने दिया ना। अब साउथ अफ्रीका में डायमंड निकलता है, तो वो किसने दिया उसको, नेचर ने दिया ना। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम हो रहा है, तो किसने दिया, नेचर ने। नेचुरल मोनोपोली ऐसे बन जाती है जब नेचर देती है कोई। इसीलिए जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इतनी रिच हैं। ठीक है बेटा, इसलिए अब हमने अभी ये बजट के बारे में पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, अभी हम रुकेंगे, जरा ध्यान से देखना है आपको, आपको पूरा टाइम मिलेगा कि आपने अभी बजट के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा है। बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि देश में हम चाहते हैं कि ना तो ज्यादा मंदी हो ना महंगाई हो। इकोनॉमिक्स आती है स्टेबिलिटी, मध्य मार्ग, जिससे कि कोई चीज बहुत मंदी भी ना हो और महंगी भी ना हो। महंगी होगी तो वो सबके रीच से बाहर हो जाएगी, मंदी होगी तो मंदी में क्या होगा, मंदी बच्चे सोचते हैं अच्छी होती है, मंदी होने से क्या होता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जाती है, उससे लोगों के रोजगार चले जाते हैं। तो इसलिए वो इसलिए खतरनाक होती है। तो हम चाहते हैं मेंटेन करना बीच में स्टेबल। जैसे अगर आप देखें, अगर किसी बच्चे ने साइंस पढ़ी होगी आपने, एक होता है एसिड, एक होता है बेस। ठीक है, एसिडिक चीज भी खतरनाक होती है और ज्यादा बेस भी। लेकिन वाटर का पीएच लेवल, उसका होता है पीएच लेवल। वाटर का पीएच लेवल क्या है, 7, बीच में। 1 to 14 का होता है स्केल, और 7 है वाटर। वाटर क्या है, न्यूट्रल। तो इसलिए चाहती सरकार कि वो बीच में रहे। अब पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गुड्स दैट कैन नॉट नॉर्मली बी प्रोवाइडेड बाय मार्केट मैकेनिज्म बिटवीन इंडिविजुअल कस्टमर एंड प्रोड्यूसर। कि जो मार्केट ना प्रोवाइड करके सरकार प्रोवाइड करती है उत्पादकों को और क्रेताओं को, तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है। काफी बच्चे लिख रहे हैं बी। देखिए अपना आंसर चेक कीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है वो। एलोकेशन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि किसको कितना फंड एलोकेट करे, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसमें उनको देती है, इंडिविजुअल कस्टमर्स को और उत्पादकों को। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 80 करोड़ बेनिफिशियरीज बेटा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आया है। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 80 करोड़ बेनिफिशियरीज additional 5 kg of rice or wheat free of cost for 3 months to safeguard the interest of poor section during COVID-19। जो सरकार ने क्या डिसाइड किया है कि जो भी लाभार्थी हैं, जो गरीब लोग हैं 80 करोड़, उनको 5 किलो चावल और गेहूं
या गेहूं फ्री में मिलेगा 3 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी आय खत्म हो गई है इस बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो ये कौन सा फंक्शन है गवर्नमेंट बजट का? गवर्नमेंट का कौन सा फंक्शन है ये? क्या लगता है आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे आंसर दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। प्रोवाइड करना क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देखिए अपना आंसर, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। मोहिनी कुमारी, मिथिलेश सिंह, राजेश जायसवाल, रवि कुमार, सोनाली पराशर, काफी बच्चे, वेरी गुड बेटा, सभी के लिए क्लैपिंग, बहुत अच्छे। मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्या है इसका आंसर? ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो वो दोबारा क्वेश्चन को देख सकता है, ठीक है, और अपने आंसर को चेक कीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गवर्नमेंट बजट बाय विच इट सीक्स टू seek a balance of employment, demand supply and inflation। गवर्नमेंट का वो उद्देश्य है जिससे वो चाहती है कि एक संतुलन बना रहे, किसमें? रोजगार में, मांग और पूर्ति में, और महंगाई में। जो हमने अभी किया था ना कुछ टाइम पहले कि भाई सरकार चाहती है ना तो महंगाई हो ना मंदी हो, तो वो किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये पूरा करना चाहती है? वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे सी, बहुत अच्छे। रितु शर्मा, टीना चौहान, कृष्ण सहरावत, मनीष सिंह, मोहम्मद मुमताज, मेजोरिटी है, मेजोरिटी सभी बच्चे। क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए सब क्लैपिंग करें बेटा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता। इशिका कुमार बोल रही है कि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? बेटा इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है मुद्रास्फीति, महंगाई। महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो हमने अभी क्या किया कि इसमें आप देखेंगे कि बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि बजट किसे कहते हैं और उसके किसी एक उद्देश्य की व्याख्या कीजिए, या वो प्रॉपर आपसे पूछेंगे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इस उद्देश्य की व्याख्या कीजिए, या वो पूछेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट था हमारे, जो बजट और इकोनॉमी है, जो बजट और अर्थव्यवस्था है, इसका जो क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, वो किससे आता है कि डिफाइन बजट एंड एक्सप्लेन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन इट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है बेटा। अब वही है कि बच्चों का फ्रिक्वेंट चलता रहता है कि भाई हमें प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा ये, तो ये सब आप गाइडलाइंस फॉलो करेंगे जो पहले भी आया था। हाँ बेटा ट्राई करेंगे। सुरेंद्र यादव लिख रहा है बेटा कि क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखो, अगली बार से बेटा ट्राई करेंगे। लेकिन मैं क्या, हम सब बोल रहे हैं पक्का पक्का आपकी प्रॉब्लम को पूरा पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट बजट क्या था हमारा? कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कि जो बजट है उसके घटक क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या हैं? बेटा ये यूनिट 6 नंबर की है। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? या तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक 4 नंबर का बनेगा, या 3 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे, या 3 नंबर का एक
और 3 क्वेश्चन 1 नंबर के, और या 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन, किसी तरह से भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, बजट के घटक राजस्व बजट तथा पूंजीगत बजट, 2 घटक होते हैं बजट के, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स आर रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो क्या होता है रेवेन्यू बजट? रेवेन्यू बजट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। राजस्व बजट सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय से संबंधित होता है, जो हमें बताता है राजस्व प्राप्तियों राजस्व व्यय से, क्या बोलते हैं उसको, राजस्व बजट। रेवेन्यू बजट इज दैट बजट विच कंटेन डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक ऐसे ही कैपिटल बजट कंटेन्स details of capital receipts and capital expenditure of the government। पूंजीगत बजट सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित होता है। 2 प्रकार के बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। दैट मीन्स राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। अब बजट हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो यहां पर क्या आ गया, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो। हमें तो 2 बारे में बात कर रही है ना, कि रिवेन्यू बजट के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा उसमें, वो किसकी डिटेल रखेगा, रिवेन्यू रिसीट्स की और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल की तो क्या बन जाएगा, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे कि बेटा ये होती क्या है, रिवेन्यू रिसीट्स अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, कि रिवेन्यू रिसीट्स हैं क्या। रिवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नor reduce assets of the government, कि ये सरकार की ना तो देयता उत्पन्न करती हैं और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। क्या लिखा हमने, नीदर नोर, ना सरकार प्राप्त करती है पैसे, लेकिन उससे ना तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है, देयता मतलब उसको वो वापस देना पड़ेगा, ऐसी कोई देयता उसकी उत्पन्न नहीं होती, और ना ही उनकी एसेट्स में कोई कमी आती है। तो क्या सोर्सेज है रेवेन्यू रिसीट्स के, 2 सोर्सेज है, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। कर राजस्व और गैर कर राजस्व। एक तो सरकार की प्राप्ति किससे होती है बेटा, करों से, टैक्सेस से, और दूसरी किससे, गैर कर से। तो ये सोर्सेज किसके हैं, राजस्व प्राप्तियों के, रेवेन्यू रिसीट्स के, कि अगर हम सरकार को कर देते हैं तो सरकार की उससे कोई देयता उत्पन्न नहीं होती, ठीक है, और ना ही सरकार की कोई परिसंपत्तियों में कमी आती है। तो अब टैक्स रिवेन्यू, टैक्स क्या होता है, टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्रीय सरकार कर तथा अन्य शुल्क लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर राजस्व, करों की प्राप्ति। जैसे वस्तुओं पर, सेवाओं पर और इंडिविजुअल लोगों पर भी टैक्स लगता है, और जो निगम होती है, कंपनी, उन पर भी टैक्स लगता है। तो ये सब क्या है, सरकार की कर प्राप्ति, कर और गैर कर, ठीक है। टैक्स क्या है, बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भाई टैक्स क्या है। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट लेविड बाय द गवर्नमेंट
ऑन इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, जो देना पड़ता है कंपनी को और इंडिविजुअल को बिना किसी चीज के बदले में। कंपलसरी पेमेंट है, एक तरफा होता है, दे नहीं दे रहा सरकार को, लेकिन सरकार की इससे देनदारी नहीं बढ़ती कि सरकार हमें कुछ देगी हमारे टैक्स के अगेंस्ट, कुछ नहीं देगी। अगर किसी ने टैक्स दिया, जैसे मुंबई में, बेटा आपको पता होगा कि मुंबई में क्या आई थी, एक बार फ्लड आ गई थी बारिश की वजह से, बहुत ज्यादा पानी भर गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि सबसे ज्यादा जो टैक्स पे करती है इंडिया में सिटी, वो कौन सी है? मुंबई। क्या है? मुंबई। लेकिन फिर भी वहां पर पानी भर गया और कोई फैसिलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि टैक्स क्या है, तो उससे नहीं हो रही क्रिएट, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। तो उन लोगों ने धमकी दी थी कि अगली बार से हम टैक्स नहीं देंगे। फायदा क्या हुआ टैक्स देने का? ठीक है, ये एक्स्ट्रा रीडिंग है इसलिए बता रहा हूं मैं कि आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है। अब टैक्स भी दो प्रकार का होता है। टैक्स रेवेन्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर जिस पर लगाया है। डायरेक्ट बोलते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में सेंटेंसेस कि एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्टली। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष कर। नहीं बेटा, अभी भी मुंबई देती है सबसे ज्यादा टैक्स। बेटा रिवेन्यू का मतलब होता है, रिवेन्यू रिसीट्स वो होती है जिससे, राजीव जो सोचती है वो बोल रहा है एक बार, रिवेन्यू रिसीट। बेटा रिवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नीदर क्रिएट लायबिलिटी, सरकार की उससे देनदारी उत्पन्न नहीं होती और सरकार की जो एसेट्स हैं उसमें भी कमी नहीं आती। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स when incidence and impact of tax fall on same entity or person and its burden cannot be shifted to other entity or person, then it is called direct tax. डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जब इसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम व्यक्ति पर या सेम संस्था पर पड़े, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, जब इसका वह भार किसी अन्य पर नहीं डाल सकते। जैसे आयकर, इनकम टैक्स। अब अक्षय कुमार के बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करता है अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार के ऊपर लगा उसकी इनकम पर और वही पे कर रहा है, तो ये क्या है? इनकम टैक्स। कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। ऐसी कॉर्पोरेट टैक्स, रिलायंस पर लगा टैक्स तो रिलायंस ही पे करेगी, टाटा पर लगा टाटा ही पे करेगी, इन्फोसिस पर लगा तो इन्फोसिस ही पे करेगी। तो आयकर, निगम कर और अन्य, तो ये होते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो इंडिविजुअल पर और कॉर्पोरेट पर लगते हैं वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो आप पर लगा और आपको ही पे करना है। तो आप समझ जाना कि कोई भी टैक्स आप सोचो कि भाई मेरे पे लगा और मुझे ही पे करना है, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। बस चाहे कोई भी हो, आप कोई भी देखो, जरा लगा के अपना देखना कि सर अगर मेरा ये मुझ पे लगा और मुझे ही पे करना है तो कैसा है वो? डायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं कि फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? फिर आप पहली लाइन देखिए ऊपर, व्हेन इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स फॉल ऑन सेम एंटिटी, वहां पर क्या लिखा हुआ है? सेम। अगर देखिए आप इनडायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट। दैट मींस आपको ज्यादा चेंज नहीं करना, अपनी जो परिभाषा है वो ध्यान से पढ़ना है कि व्हेन इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स फॉल ऑन डिफरेंट एंटिटी पर्सन, जब वो डिफरेंट पर लगता है तो हो जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर, जब हम इसकी बर्डन को, इसका भार अन्य व्यक्तियों पर डाल देते हैं तो क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट टैक्स। उदाहरण, उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। अगर आप इसका रिलेवेंट एग्जांपल देखें तो आपने देखा कि सर, बेटा आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में, उससे पहले आप अगर सुन लें तो अच्छा रहेगा, मैं वही बोलूंगा आपको कि 4 मई से पूरे देश में सब जगह भीड़ लग गई
लाइनें लग गई सुबह 6 बजे से लेकर। एक चीज की बिक्री शुरू हो गई थी दोबारा से, किसकी? वाइन की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार को क्या मिलता है उससे? एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क। कौन देगा? उत्पादन करने वाला। कंपनी पे लगाया टैक्स, लेकिन कंपनी किससे लेगी? कस्टमर से। किस पे डाल दिया बाहर? उपभोक्ता पे। किस पे डाल दिया? उपभोक्ता पे। क्योंकि सरकार का रिवेन्यू, सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां है वो कम हो गई है, लॉकडाउन की वजह से सब बंद पड़ा है, तो सरकार के पास इनकम ही नहीं आ रही है। जब इनकम नहीं आएगी तो सरकार को कैसे सरकार पे करेगी? अपने खर्चे कैसे दूर करेगी वो? ठीक है, तो इसलिए एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क। अब सरकार ने देखा भाई बड़ी भीड़ है, तो क्या तरीका है इसको कम करने का? उसको तरीका क्या था कम करने का? कि उस पर टैक्स बढ़ा दो। ठीक है, अभी बच्चे ने पूछा था 70% टैक्स क्यों लगाया? अब उस पर 70% टैक्स बढ़ा दिया। 70% टैक्स क्यों बढ़ा दिया? वाइन पर। क्यों? उसके दो रीजन हैं। एक तो डिस्करेज करने के लिए कि थोड़ी भीड़ कम हो जाए, और अगर भीड़ कम नहीं होती तो क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे सरकार का रिवेन्यू ही बढ़ेगा। लेकिन आपने देखा कि 70% टैक्स इंपोज होने के बाद भी भीड़ कम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आप इसका आंसर देंगे क्या? एक कि हमने पढ़ा था 11th में कि डिमांड कैसी है? इलास्टिक या इन इलास्टिक? ठीक है बेटा, इलास्टिक या इन इलास्टिक। मांग कैसी होती है? लोजदार या बेरोजगार? तो आप ये बताइए कि जो वाइन है इसकी डिमांड कैसी होती है? कैसी है? आपको एग्जांपल देखा होगा आपने, आप न्यूज भी देखी होगी कि 70% टैक्स लगाने के बाद 70 टैक्स लगाने के बाद भी इसकी जो भीड़ है वो लगातार बनी हुई है, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो आप आंसर देंगे चैट में कि जो वाइन की जो सेल है, जो वाइन है उसकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक या इन इलास्टिक? दीजिए आंसर। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं सही, इन इलास्टिक। लेकिन मैं देख रहा हूं, या ये खुद एक्सपीरियंस से मैंने पाया है कि बच्चे काफी हद तक ना कंफ्यूज रहते हैं कि इन इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड में फर्क क्या होता है। बेटा, इन इलास्टिक डिमांड वो होती है कि जब प्राइस के बढ़ने का भी डिमांड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पड़ता तो है बट कम पड़ता है। फर्क तो पड़ता है, क्योंकि अगर बिल्कुल भी ना पड़े तो वो हो जाएगी परफेक्टली इनइलास्टिक, लेकिन हम बात कर रहे हैं इनइलास्टिक। ठीक है, तो इसलिए इसकी डिमांड पर क्या है? बड़ा कम फर्क पड़ा है। तो कैसी डिमांड है? इन इलास्टिक। तो सरकार को पता होता है, आपने पढ़ा भी होगा 11th में कि फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की मांग की लॉस को प्रभावित करने वाले कारक। तो कैसी डिमांड है? इलास्टिक। बेटा मुस्कान बोल रही है कि सर मैं कंफ्यूज रहती हूँ। हाँ मुस्कान हुसैन, बेटा कंफ्यूज कब रहते हैं हम? जब हम दोनों बातें पढ़ते हैं। आप एक बात दिमाग में रखिए कि बेलोजदार मांग वो होती है कि जब कीमत में परिवर्तन का, प्राइस में चेंज का डिमांड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मींस प्राइस के बढ़ने से भी ज्यादा उसकी मांग कम नहीं होती। रिलेशन क्या है? नेगेटिव होता है ना। और अगर फर्क पड़ता है तो वो होती है लोजदार। यहां पर क्या है? हैबिट। ये किस में आती है? हमारी हैबिचुअल में, हैबिट में। इसलिए हैबिट किसका फैक्टर है? मांग की लॉस को प्रभावित करने वाले कारक का। इसलिए ये था।
अब हम देखते हैं कि नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है। नॉन टैक्स रिवेन्यू आर द रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन टैक्सेस एंड ड्यूटीज। टैक्स और शुल्क को हटाकर और जितने भी सोर्स हैं, सरकार के जितने भी स्रोत हैं जिनसे सरकार को पैसे मिलते हैं, जिससे सरकार को पैसे मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? गैर कर प्राप्तियां, नॉन टैक्स रिवेन्यू। जहां पर भी बात करेंगे हम टैक्स की और शुल्क की, तो वो किस में आएगा? टैक्स रिवेन्यू में। राजकुमार बेटा तुम्हारा नाम भी ले देंगे अगली बार, अभी ले दिया, ठीक है। तो नॉन टैक्स फर्स्ट आप देखेंगे इसका सोर्स इंटरेस्ट रिसीट्स, आराम से देखेंगे। अभी हम पहले हमने देखा ब्याज प्राप्तियां, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार ने जो लोन दिया था, जो उस पर ब्याज मिलता है, तो क्या ब्याज मिलने से सरकार की देनदारी उत्पन्न होती है? नहीं होती। क्या सरकार की परिसंपत्ति में कमी आती है? नहीं आती। तो कैसी प्राप्ति है? राजस्व प्राप्ति, रिवेन्यू रिसीट्स। कैसी है लेकिन ये? नॉन टैक्स रिवेन्यू, क्योंकि यहाँ पर टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर हम सेकंड देखें, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार का इन्वेस्टमेंट है, जो सरकार की कंपनी है, जो सरकार की कंपनी सरकार को प्रॉफिट देती है। जब सरकार की कंपनी है और सरकार को कमाकर वो क्या दे रही है? लाभ, या क्या दे रही है? लाभांश। डिविडेंड का मतलब होता है लाभ का एक अंश, लाभांश। तो उससे भी सरकार की ना तो परिसंपत्ति में कमी आती है और ना देनदारी बढ़ती है, ठीक है बेटा। ऐसी हम बात करते हैं फी, फाइन्स एंड पेनल्टीज। भाई फी क्या है? रजिस्ट्रेशन फी। जैसे सरकार की जो अभी जो प्राप्ति है बड़ी कम हो गई है इनसे भी, क्योंकि कंपनी बंद पड़ी है तो उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ऐसी फी है। एक आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन फी होती है जब हम लैंड को सेल करते हैं, जब हम जमीन बेचते हैं, तो क्या बोलते हैं? रजिस्ट्री कराइए, रजिस्ट्री। आम भाषा में क्या बोल देते हैं बेटा? कि रजिस्ट्री। जरा आप पता करना आप अपने पेरेंट्स से कि रजिस्ट्री कराने में क्या पैसे लगते हैं? लगते हैं, ठीक है। जो वो कैसे पैसे हैं? रजिस्ट्रेशन फी किसको गई? सरकार को। या लाइसेंस फी किसको गई? सरकार को। पासपोर्ट बनवाते हैं तो पासपोर्ट बनवाने में भी क्या लगती है? फी। तो जिस भी तरह का जो भी फीस है वो किसका सोर्स है? रिवेन्यू रिसीट्स का। कैसी रिवेन्यू रिसीट्स? जो नॉन टैक्स होती है। ऐसी फाइन, अगर किसी ने रेड लाइट जंप की है तो चालान कटेगा, फाइन किसको जाएगा? सरकार को, ठीक है। पेनल्टी लगेगी, कोई उसने काम नहीं किया, सरकार। तो ये सब वो सोर्स हैं जिससे कि सरकार की रिसीट्स होती है, सरकार को प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्या है? एस चीट्स। एस चीट्स क्या होता है? कि बेटा अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी क्या? अनक्लेम्ड है। तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, गवर्नमेंट अपने अधिकार में ले लेती है, ठीक है। तो उसको बेच कर भी सरकार को क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो वो भी क्या है? नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो एस्टीट्स भी क्या है? गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिवेन्यू का ये सोर्स है। गिफ्ट एंड ग्रांट्स, अगर हमें वर्ल्ड बैंक से या अमेरिका से, जापान से, अमेरिका कोई भी कंट्री है, इंग्लैंड हुआ, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, उनसे क्या मिलता है? गिफ्ट्स, पुरस्कार, अनुदान, ग्रांट्स, जो हमें वापस नहीं करने होते। तो ये भी किसका एग्जांपल है? नॉन टैक्स रिवेन्यू का। किसका एग्जांपल है बेटा? नॉन टैक्स रिवेन्यू का। फोर फीचर, कभी कभी क्या करती है सरकार, जो कुछ इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो जिन्होंने कुछ क्राइम किया है, जैसे कुछ लोग हैं यहाँ से जो चले गए, नीरव मोदी, विजय माल्या और काफी लोग, और सरकार क्या करती है कि उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, फोर फीचर कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो उससे भी जो
पैसे मिलते हैं सरकार को, जो प्राप्ति होती है वो क्या होती है? राजस्व प्राप्ति, रिवेन्यू रिसीट्स। क्या होगा बेटा? ये भी रिवेन्यू रिसीट्स। कैसा रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट क्या है? स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है कि अगर किसी एरिया में पहले सीवर नहीं थे, बट अब क्या हुआ है, वहां पर सीवर डल गए हैं और सीवर के लगने से उसके रेट बढ़ गए हैं, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंटल चार्जेस लेती है। जो गवर्नमेंट डेवलपमेंटल चार्जेस लेती है तो वो भी किसका सोर्स है? नॉन टैक्स रिवेन्यू, दैट इज रिवेन्यू रिसीट्स। क्योंकि इन सब से ना तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है और ना उसकी एसेट्स में कमी आती है। तो इस तरह की जितनी भी रिसीट्स हैं वो क्या कहलाती हैं? रिवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो हमने देखा बेटा कि गवर्नमेंट की 2 टाइप्स की रिसीट्स होती है। एक होती है रिवेन्यू रिसीट्स, और रिवेन्यू रिसीट्स में सोर्सेज क्या होते हैं? 2 टाइप्स के, टैक्स और नॉन टैक्स। तो हमने पहले पढ़ा टैक्स के बारे में कि 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और अभी हमने पढ़ा कि जो नॉन टैक्स रिवेन्यू होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which either create liability or reduce assets of the government। अगर हम देखें कि रिवेन्यू में और इसमें क्या डिफरेंस है, रिवेन्यू में क्या था यहां पर? नीदर नोर। यहां पर क्या है? ईदर और। those receipts which either create liability or reduce assets of the government, वे प्राप्तियां जिनसे या तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है और या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है, उनको हम क्या बोलते हैं? पूंजीगत प्राप्ति। बेटा अगर आप उसको कंपेयर करें रिवेन्यू रिसीट्स से, तो वहां पर क्या देखेंगे कि दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, ना तो उनकी परिसंपत्तियों में कमी आती है ना देयता में वृद्धि होती है। यहां पर क्या है कैपिटल रिसीट्स में? दोज रिसीट्स विच ईदर, या तो उसकी क्रिएट क्या करती है? लायबिलिटी, देयता उत्पन्न करती है, या उनकी परिसंपत्तियों में कमी आती है। तो ऐसे क्या स्रोत है सरकार के? सरकार की कौन सी प्राप्ति ऐसी होती है जिनसे ऐसा होता है? क्या है? पहली, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। सरकार जो ऋण लेती है। सुनिधि बालियान ने क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंस क्या है एक्साइज ड्यूटी में और कस्टम ड्यूटी में। बेटा एक्साइज ड्यूटी मतलब होता है उत्पादन शुल्क, उत्पादन पर लगने वाला शुल्क, ड्यूटी टैक्स। कस्टम का मतलब होता है कि जब हम सीमा शुल्क, जो हम आयात या निर्यात, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर जो ड्यूटी बढ़ा देते हैं, जो टैक्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम पब्लिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सरकार इन सब से उधार लेती है। जब सरकार उधार लेगी तो इससे क्या होगा? सरकार की देयता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि सरकार को वो पैसा वापस भी करना होगा। और कैसे करना होगा? विद इंटरेस्ट, ब्याज के सहित। तो कैसी प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति। तो आया समझ बेटा पहला स्रोत। सेकंड क्या है? लायबिलिटी, इट क्रिएट्स लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देयता मतलब है देनदारी, उसे वापस चुकाना होगा। देयता का मतलब ये होता है। सेकंड क्या है? रिकवरी ऑफ लोन्स, ऋणों की वसूली। रिकवरीज ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। जो भारत सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उसने जो ऋण दिए थे राज्य सरकारों को और
यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्य, जब उनसे वो रिकवरी करती है लोन की, तो क्या हो जाती है, गवर्नमेंट की एसेट्स में कमी आ जाती है। इट मींस रिकवरी ऑफ लोन इज कैपिटल रिसीट्स बिकॉज इट रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इससे सरकार की जो एसेट्स है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अदर रिसीट्स, अन्य प्राप्तियां, इसमें आती है स्मॉल सेविंग, जो पोस्ट ऑफिस बैंक है, सेविंग अकाउंट है जो हमारा, उसको कौन यूज करती है, सरकार। उस पर हमें क्या मिलता है, ब्याज। तो सरकार की क्या उससे हो रही है, देनदारी, क्योंकि सरकार हमसे उधार ले रही है तो हमें क्या दे रही है, ब्याज, और जब हम वापस पैसे भी मिलेंगे हमें। ऐसे होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, केंद्रीय बचत जो सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे एफडी होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ पत्र होते हैं, केंद्रीय बचत पत्र। मतलब हमें क्या मिल गया, एक सर्टिफिकेट मिल गया। अगर मैंने 10,000 का एक सरकार से एनएससी परचेज किया है, तो मैंने 10,000 रुपए किसको दिए, सरकार को। कहां से परचेज किया मैंने, पोस्ट ऑफिस से किया। 10,000 रुपए कहां पे गए, पोस्ट ऑफिस में। किसका है पोस्ट ऑफिस, सरकार का। उस पर मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। और एक ड्यूरेशन के बाद, 5 साल के बाद, मुझे जो मेरा पैसा है वो मिल जाएगा ब्याज से। तो ये भी क्या है, सरकार की क्या हो रही है इससे, इट क्रिएट्स लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट्स अ सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, नेट रिसीट्स ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो सरकार की अपनी कंपनी है, सरकार की जो अपनी कंपनीज होती है, अगर उसमें वो अपना शेयर बेच दे, जैसे गेल है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर उसमें सरकार का शेयर है और उसमें से सरकार ने 10% शेयर बेच दिया अपना, तो उसकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी ना। उससे क्या होगी, उससे उसकी एसेट्स में कमी आ गई, पैसे तो उसको मिल जाएंगे। जैसा सिंपल देखिए आप, कि अगर एक किसान है और उसे अपनी बेटी की शादी करनी है और उसे उसके पास पैसे नहीं है, बैंक में जाता है तो बैंक उससे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो उसको क्या इजी लगता है कि क्यों ना मैं अपना खेत बेच दूं। अब खेत बेचकर पैसा तो उसको मिल जाएगा, पैसा तो उसको मिल गया, लेकिन उससे क्या कमी हो गई, उसकी जो परिसंपत्ति थी, जो उसकी एसेट्स थी, उसमें कमी आ गई। ठीक है। ऐसी अभी एक बार दोबारा देखेंगे अगर हम, ठीक है बेटा। तो बोरिंग, जैसे अगर एक इंसान है उधार लेता है, किससे, बैंक से लेता है या किसी अपने दोस्त से लेता है, और उसे वापस करना है, तो क्योंकि क्या है वो पूंजीगत प्राप्ति। आप अपने एग्जांपल समझिए, अपने एग्जांपल अपने आप को रख के, कि भाई अगर मैं उधार ले रहा हूँ पापा से, तो पापा को वापस देनी नहीं है, तो वो कैसी प्राप्ति है मेरी, रेवेन्यू रिसीट। अगर ले रहा हूँ किसी बैंक से। अब हम चलेंगे आराम से, अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे बेटा, तो उनको हम देखेंगे। अभी मैं देख रहा हूं, अभी नहीं आए। कैटेगराइज फॉलोइंग एज रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अब आप देखिए कि रेवेन्यू रिसीट्स कैसे लिखा है हमने, ग्रीन कलर से, और कैपिटल रेड से, क्योंकि ग्रीन सरकार के लिए अच्छी होती है और कैपिटल रिसीट्स सरकार के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो सरकार की या तो लायबिलिटी को बढ़ा रही है या उसके एसेट्स में कमी ला रही है। अब हम कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछेंगे आपसे, आपको चैट में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोन्स रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये क्या है, ये रेवेन्यू रिसीट्स है या कैपिटल रिसीट्स है। बेटा शरद, हम बात कर रहे हैं कि ये बताओ कि ये रेवेन्यू रिसीट्स है या कैपिटल रिसीट्स। सरकार ने उधार लिया है वर्ल्ड बैंक से, तो इससे क्या होगा, सरकार की एसेट्स में या लायबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है। तो देखो आप, वेरी गुड, कैपिटल रिसीट्स।
बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, काफी बच्चों के आंसर्स हैं। कैपिटल रिसीट्स, चेक कीजिए अपना आंसर, क्यों है ये कैपिटल रिसीट्स? एज इट क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि यह सरकार की देयता बढ़ाती है, देयता उत्पन्न करती है। वेरी गुड, गुड गोइंग, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बेटा। ईशिका, भारती, आदित्य, सैफी, स्नेहा, राधा, सचिन, सौरभ, हरमीत, एवरीवन, मैक्सिमम, इसमें तो 100% सभी अपने आप के लिए क्लैपिंग कर लो। सेकंड क्वेश्चन है कॉर्पोरेशन टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको बताया गया था बेटा सेकंड में आंसर ऐसे लिखेंगे, सेकंड का ए, सेकंड का बी, ठीक है। काइंडली मेंशन न्यूमरल आल्सो, टू भी लिखें आप। वेरी गुड, टू रेवेन्यू, रेवेन्यू बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि कोई भी टैक्स जो होता है वो क्या होता है गवर्नमेंट का? रेवेन्यू रिसीट्स। कोई भी जो टैक्स होगा क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि इससे सरकार की ना तो एसेट्स कम होती है और ना ही उसकी लायबिलिटी बढ़ती है। निगम कर, वेरी गुड, निगम कर, जो निगम, जो कंपनी सरकार को टैक्स देती है। वेरी गुड, मेजोरिटी बोल रही है सेकंड का आंसर रेवेन्यू। चेक इट, चेक कीजिए अपना आंसर। व्हाई इट इज रेवेन्यू? एज इट नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नो रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ना तो इससे एसेट्स में कमी आई है और ना ही इससे लायबिलिटी क्रिएट हुई। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, इट मींस योर कंसेप्ट इज क्लियर। और आप जाने के बाद आज एक बार इसको रिवाइज भी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सरकार जो अपनी कंपनी है उसमें से अपने शेयर बेचकर जो प्राप्ति होती है, उसको जो शेयरों की बिक्री से प्राप्ति होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। थर्ड कैपिटल, कैपिटल मेजोरिटी बोल रही है। कैपिटल रिसीट क्यों है? बिकॉज इट रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। आप ये देखेंगे, अब जरा अगर आंसर देखें कि जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की तो वहां पर हम पूरी डेफिनेशन देते हैं उसकी, लेकिन जब बात करते हैं कैपिटल की तो जो यहाँ पर क्या हुआ प्राप्ति, इसमें क्या हुई, इसकी एसेट्स कम हुई तो एसेट्स ही लिखेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, उससे उसकी क्या क्रिएट हुई थी, लायबिलिटी, तो वहां पर लायबिलिटी ही लिखेंगे, ठीक है, स्पेसिफिकली। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आया आपके सामने, जीएसटी कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो किस पर लगता है? वस्तुओं और सेवाओं पर। जीएसटी कब शुरू हुआ था इंडिया में? 1 जुलाई 2017 से। तो जीएसटी, जीएसटी क्या है? टैक्स ही तो एक रहेगा। और टैक्स क्या होता है? सारे रेवेन्यू। वेरी गुड, मेजोरिटी, मेजोरिटी, सभी सभी। अब बेटा क्या नाम लूं? सभी का नाम ले रहा हूं मैं, सभी का। सब अपने लिए क्लैप करें, जोरदार, बहुत अच्छे। रेवेन्यू में पूरा आंसर आएगा, एज इट नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नो रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकवरी ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन आने वाला आपके सामने। अभी आया नहीं है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन आने वाला बेटा आपके सामने। हाँ, रिकवरी ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा ऋणों की वसूली। जो सरकार ने लोन दिया था राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेश को, उससे जो उसने ऋणों की वसूली की, रिकवरी ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट। रिकवरी ऑफ लोन,
फिफ्थ का आंसर, वेरी गुड। कैपिटल, सुनील कुमार बब्बर ने बोला है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। कैपिटल, बेटा चेक कीजिए अपना आंसर अब। कैपिटल रिसीट्स क्यों है? एज इट रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर आने वाला है, अभी आया नहीं है। अब देखेंगे हम, यस यस हो जाएगा, बिल्कुल दौड़िए, खत्म कर देंगे हम। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ फी एंड पेनल्टी बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा जुर्माना और दंड की प्राप्ति, जो इससे प्राप्ति होती है, इससे जो पैसे मिलते हैं सरकार को, हमने पढ़ा था ना बेटा रिवेन्यू का। फर्स्ट पार्ट क्या था? टैक्स रिवेन्यू। नेक्स्ट क्या था? नॉन टैक्स रिवेन्यू। वेरी गुड, आप बिना बोले आंसर दे रहे सब सब, बहुत अच्छे। अगर किसी का नाम रह जाए बेटा, बड़ी तेज चलता है आपका नाम, इसलिए उसके लिए सॉरी, अदरवाइज सभी अपने लिए क्लैप करें, बिग क्लैप, राउंड ऑफ अप्लॉज। चेक कीजिए बेटा अपना आंसर, रिवेन्यू क्यों है ये? As it neither create any liability nor reduce assets of the government. आया समझ क्यों रिवेन्यू है ये? अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो बेटा समझ लेना क्यों है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, सेवंथ क्वेश्चन आया, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, सरकार जो जनता से उधार लेती है, सरकार जो जनता से ऋण लेती है, ऋण कहीं से भी ले, वो सरकार से ले, विदेशों से ले या जनता से ले, क्या होगी? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैपिटल, आपका आंसर बिल्कुल सही, सभी का सही है, मेजोरिटी का सही है। क्लैप करते रहो अपने लिए बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चेक योर आंसर, बिकॉज इट क्रिएट्स लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इससे सरकार की जो देयता उत्पन्न होती है। चेक कीजिए बेटा अपना आंसर, अभी आपका आंसर आने वाला है, आया नहीं अभी, ये रहा, कैपिटल रिसीट्स एज इट क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या है? सरकार की कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, पीएसयू है, सरकार की अपनी कंपनी है। और इससे क्या मिला सरकार को? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब लाभांश, लाभ का अंश। सरकार की कंपनी है, सरकार को लाभ दे रही है, लाभांश दे रही है, तो क्या सरकार के इससे एसेट्स में कमी आएगी? क्या उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो देखिए आप, रिवेन्यू है या कैपिटल है? यस, revenue receipts, as you said, it neither create any liability nor reduce assets of the government. चेक कीजिए बेटा, आंसर आने वाला आपके सामने, और अभी आंसर आया नहीं आपके पास, देखिए आंसर, हाँ चेक कीजिए, revenue receipts as it neither create any liability nor reduce assets of the government. तो ये भी कैसी है? राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि इससे ना तो सरकार की देयता उत्पन्न हुई और ना ही उसकी परिसंपत्तियों में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टैक्स वर्ड जैसे आता है आपको पता है, ये योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। यस, जैसे ही टैक्स आता है तो आपको पता है कौन सा है, सोचना ही नहीं है उसके बारे में, रिवेन्यू रिवेन्यू रिवेन्यू। क्यों क्यों है रिवेन्यू? Because it neither create any liability
नो रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। चेक कीजिए बेटा अपना आंसर कि क्यों है ये। अगर रीजन देना पड़े आपको, क्योंकि ना तो इससे सरकार की देयता उत्पन्न होती है और ना ही सरकार की परिसंपत्ति में कमी आती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, स्मॉल सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जो बताया था अभी आपको कि जब सरकार हम ये खरीदते हैं तो हम अपना पैसे किसको देते हैं? पोस्ट ऑफिस को। अगर हमने पोस्ट ऑफिस से परचेज किया है, वो अल्टीमेटली कहाँ गया? सरकार यूज कर रही है। हमें क्या मिलता है उस पर? ब्याज। दैट मीन्स इससे क्या क्रिएट होगी सरकार की? लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी क्रिएट करती है ये, सो इट इज सोर्स ऑफ, वेरी गुड, सही आंसर आपका, कैपिटल रिसीट्स। चेक योर आंसर बेटा, अभी आंसर आने वाला आपके सामने। कैपिटल रिसीट्स एज इट क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ा देती है। तो बेटा आज हमने देखा कि बजट, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके कंपोनेंट, और हमने क्या किया कि रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या अंतर होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ है, वो पढ़ेंगे। और कब होगी क्लास हमारी? अब वेडनेसडे, सेम टाइम सेम प्लेस, है ना? अगर आप घर पे है तो हम भी घर पे है, ठीक है? तो कब होगी क्लास हमारी? वेडनेसडे को होगी। और किस टाइम होगी? सेम टाइम। तो रिमेनिंग पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इस क्लास में अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपने जो एसपीएसएल अकाउंट है उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। और बेटा अगली बार जब भी हम क्लास करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि हम क्या रखें सबसे पहले अपने पास? पेन एंड कॉपी। और कहां पर बैठे? टेबल पर, चेयर और टेबल, सॉरी टेबल पे नहीं बैठना, चेयर पर बैठना है और टेबल पर रखनी है अपनी कॉपी। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो वो सही नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए बेटा, ठीक है? अपनी आंखों का भी ध्यान रखिए। नीतीश सिंह आपका नाम लिया बेटा, ठीक है? तो बेटा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने में हमें अपनी आईज को थोड़ा रेस्ट देना है। ये नहीं क्लास के बाद फिर हम वो शुरू कर दें, टिकटॉक देखना शुरू कर दें या कोई गेम खेलना शुरू कर दें। अपनी आंखों को पानी से धोना है, ठीक है? इसको रेस्ट करना है। और लिख लिख कर याद करना है बेटा, लिख लिख कर याद करना है, ठीक है? क्योंकि लिख लिख कर याद करेंगे तो उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है? कोई भी क्वेरी हो वो आप अपने अकाउंट में डालेंगे। हाँ लंच का टाइम हो गया बेटा, सैफी बिल्कुल लंच आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू टीम इकोनॉमिक्स, थैंक यू टीम करे लॉन्चर। शैल वी एंड? सर करें एंड? ओके सर। अमित सर थैंक यू वेरी मच। अमित हेलो सर। थैंक यू Yes, वेरी sir. मच। रीमा मैम, विक्रम सर and team Kare Launcher, thank you very much. Now we are ending on class. Okay, sir. Okay sir.